हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचिंग मेंटर शिवम राज सिंह और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर 1 वर्क एनर्जी एंड पावर। सो स्टूडेंट्स, इस एक लेक्चर के अंदर हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर को वन शॉट के अंदर कंप्लीट करेंगे और इस लेक्चर को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स हो जाएंगे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। तो चलिए बिना किसी देरी किए हमारे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग वर्क डन की। जब भी एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसे ही हम लोग वर्क डन कहते हैं। बात करें वर्क डन की फॉर्मूले की, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये हमारे वर्क डन का फॉर्मूले होता है और जब हम इसके अंदर फोर्स एंड डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा वर्क डन निकल जाता है। अब बात करें वर्क डन इन अ कांस्टेंट फोर्स की। एक कांस्टेंट फोर्स के अंदर वर्क डन को हम लोग लिख सकते हैं F.S। अब अगर आपने डॉट प्रोडक्ट के बारे में नहीं पढ़ा है तो इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को भी जाकर के देख सकते हैं। तो हम ये जानते हैं कि जहाँ पर डॉट का यूज़ होता है वहाँ पर हम कॉस थीटा को पुट करते हैं, इसलिए हम इसे Fs कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। वर्क डन इन अ कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला होता है W = Fs कॉस थीटा। अब वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होता है और इसकी SI यूनिट न्यूटन मीटर होती है और हम इसे जूल भी कहते हैं। अब न्यूटन मीटर इसीलिए क्योंकि जो फोर्स होता है उसकी SI यूनिट न्यूटन होती है और डिस्टेंस की SI यूनिट मीटर होती है, इसीलिए हम लोग इसे एक साथ न्यूटन मीटर लिखते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं वर्क डन बाई मल्टीपल फोर्सेस की। मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन की बात करें जहाँ पर कई सारे अलग अलग फोर्सेस मिल करके कोई एक पार्टिकुलर वर्क डन कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में हम लोग उस वर्क डन को कैसे निकालेंगे, हम लोग नेट वर्क डन को किस तरीके से काउंट करेंगे। ऐसी सिचुएशन में नेट वर्क डन निकालने के लिए हमें सबसे पहले फोर्स 1 ने जो वर्क डन किया, फोर्स 2 ने जो वर्क डन किया, फोर्स 3 ने जो वर्क डन किया एंड बाकी सारे फोर्सेस ने मिला करके जितना भी वर्क डन किया है उन्हें सबसे पहले काउंट कर लेना होगा। और जब हम इन सारे वर्क डन को एक साथ ऐड कर देंगे तो हमारा एक नेट वर्क डन आ जाएगा और यही हमारा फॉर्मूला रहेगा वर्क डन बाई मल्टीपल फोर्सेस का। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि वर्क डन कितने टाइप के हो सकते हैं। तो वर्क डन मेनली 3 टाइप के होते हैं। पहला है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव एंड तीसरा है जीरो। पॉजिटिव वर्क डन तब होता है जब हम फोर्स किसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं और हमारा डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है। नेगेटिव वर्क डन तब होता है जब हम किसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं बट हमारा डिस्प्लेसमेंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। एंड जीरो वर्क डन तब होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स तो लगा रहे हैं बट हमारा डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है। ऐसे सिचुएशन में हमारा वर्क डन जीरो हो जाता है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्सेस की। मतलब कि अगर किसी ऐसे सिनेरियो के अंदर हमारा जो फोर्स है वो बार बार वेरी कर रहा है तो इस टाइम पर हम लोग वर्क डन इंटीग्रेशन के यूज से निकालेंगे। अब देख लीजिए, आप इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वर्क डन है इसमें जो फोर्स है वो बार बार वेरी कर रही है। x1 से x2 तक हमारी फोर्स बार बार वेरी कर रही है। इस सिचुएशन में हम लोग वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं हमारे वर्क डन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जहाँ पर हमारी जो फोर्स है वो बार बार चेंज हो रही है, ऐसे सिचुएशन में हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे x1 से x2 तक, क्योंकि हमारी फोर्स x1 से x2 तक चेंज हो रही है और हम लोग लिखेंगे W = इंटीग्रेशन x1 to x2 Fx dx। यह हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन इन वेरिएबल फोर्सेस का। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एनर्जी की। तो एनर्जी इज द एबिलिटी टू वर्क। मतलब कि हमें अगर कोई काम को करना है उसके लिए हमारे अंदर जो एबिलिटी रहती है उसे हम लोग एनर्जी कहते हैं। अब बचपन से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एनर्जी मेनली 2 तरीके के होते हैं। पहले काइनेटिक एनर्जी, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। बात करें काइनेटिक एनर्जी की तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2
mv²। और इसका और एक फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p²/2m, जहाँ पर हमारा p होता है लीनियर मोमेंटम। तो इन दोनों फॉर्मूलास को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब अगर हम लोग बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, सो पोटेंशियल एनर्जी का यूज़ होता है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है इंटीग्रेशन r1 to r2 f.dr। या हम इस फॉर्मूला का यूज़ करके पोटेंशियल एनर्जी को निकाल सकते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ये डिपेंड करता है कि उस पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म ऑफ रेफरेंस कैसी है। अगर उसकी फॉर्म ऑफ रेफरेंस सही टाइप से है तब उस पोटेंशियल एनर्जी का जो टाइप रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा और ज़ीरो रहेगा। ये डिपेंड करेगी इसके फॉर्म ऑफ रेफरेंस के ऊपर। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं स्प्रिंग फोर्स की। सो स्प्रिंग फोर्स का हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं F इक्वल्स टू -kx। यहाँ पर हमने माइनस का यूज इसीलिए किया है क्योंकि जब हम किसी स्प्रिंग के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होता है, इसलिए हमारा जो वर्क डन रहेगा वो हमेशा नेगेटिव ही आएगा। इसलिए हमने यहाँ पर माइनस के साइन का यूज़ किया है। और ये जो k होता है ये हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट रहता है। बट बात करें इसके वर्क डन की, तो इसका वर्क डन का जो मेन फॉर्मूला रहता है वो रहता है इंटीग्रेशन x1 x2 kx dx। अब हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज़ इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पर फोर्स इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक बार बार चेंज हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। क्लियर है? फाइंड करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूले को पुट करेंगे, जो फॉर्मूला है 1/2 kx²। इससे पुट करके हम पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करते हैं किसी भी स्प्रिंग के अंदर। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम की, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इसे ध्यान देकर के सुनिएगा। सो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि किसी भी बॉडी के अंदर जो भी वर्क डन होता है वो हमेशा उसके काइनेटिक एनर्जी के चेंजेस के इक्वल ही रहता है, बराबर रहता है। अब हम लोग इसे लिख सकते हैं वर्क डन इक्वल्स टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बार बार चेंज हो रही है। अब हम लोग सब जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 mv²। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि काइनेटिक एनर्जी बार बार चेंज हो रही है, मतलब कि एक इनिशियल पोजीशन से एक फाइनल पोजीशन तक काइनेटिक एनर्जी का चेंज होगा, इसलिए हम यहाँ पर वर्क डन के अंदर हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 mv² -u²। जो हमारा v² है ये हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, एंड जो हमारा u² है ये हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। और अगर हमें वर्क डन निकालना हो इन द पर्सपेक्टिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी चेंज, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके उस काइनेटिक एनर्जी को, उस वर्क डन को निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं पावर की। तो द टाइम ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, मतलब कि किसी भी वर्क डन को करने के लिए हमें जो टाइम लग रहा है उससे ही हम लोग पावर कहते हैं। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है और पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है dw/dt, मतलब कि एक फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर जो वर्क डन हो रहा है वही हमारी पावर होती है, और यही फॉर्मूला इसके बारे में हमें बताता है। पावर की जो SI यूनिट होती है वो वॉट होती है, और अगर कहीं पर किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर आपको इसका CGS पूछे तो इसका CGS होता है अर्ग पर सेकेंड। लेकिन हम लोग कई बार एक बहुत ही कॉमन चीज़ के बारे में सुनते हैं, वो होती है हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर का वैल्यू क्या होता है? सो 1 हॉर्स पावर की वैल्यू होती है 746 वॉट। अगर कहीं पर ये क्वेश्चन आता है 1 हॉर्स पावर की वैल्यू आपसे पूछता है तो 1 हॉर्स पावर की वैल्यू आपको याद रखनी है 746 वॉट होती है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एक सर्कल के अंदर किस तरीके से मोमेंटम फंक्शन लेता है। सो अगर हम लोग बात करें सर्कुलर मोमेंटम की, तो हमने सबसे पहले एक रॉक को एक स्ट्रिंग से बांध लिया और बार बार उसे कंटिन्यूसली घुमाना शुरू किया। तो हम ये देखेंगे कि इस पोजीशन और इस पोजीशन पर इस सर्कुलर मोमेंटम की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी √3gr। इस पोजीशन पर
इसकी जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी जी आर रूट ओवर जी आर, और हमारे लास्ट पोजीशन पर इसकी जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी रूट ओवर 5 GR। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कोलिजन्स की। सो कोलिजन्स तब होते हैं जब कोई दो पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं। अब कोलिजन्स मेनली दो तरीके के होते हैं, पहला होता है इलास्टिक कोलिजन और दूसरा होता है इन इलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन्स के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी रहती है वो भी कंजर्व्ड रहती है एंड जो काइनेटिक एनर्जी रहती है वो भी कंजर्व्ड रहती है। बट इन इलास्टिक कोलिजन्स के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहती है बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहती है। वहीं बात करें हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशंस की, सो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशंस को हम लोग ई से डिनोट करते हैं एंड इसका फॉर्मूला होता है V2 माइनस V1 बाई U1 माइनस U2। इस तरीके से हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूएंट को निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले को पुट करके। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इलास्टिक कोलिजन्स की, यह हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है। तो अगर आपको किसी न्यूमेरिकल के अंदर इलास्टिक कोलिजन्स को निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं और इस फॉर्मूले को पुट करके आप इलास्टिक कोलिजन्स को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।